मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरे पूरे खानदान को जेल भेजना है, भेज दे। मेरा पूरा पार्टी को जेल भेजना है, भेज दे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौकफ नहीं बदलेगी, जिसने गाजरें खाई है नैप उनको फकी दे, बेशक हुकूमत से क्यों ना हो। मुमकिन है इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये टिकटकी पे चढ़ जाए। मरियम नवाज साहिबा ने दावत दिया है, मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूंगा। इतने सारे मसाइल हैं, कोई एक बंदा, कोई एक सियासी जमात इसका हल नहीं निकाल सकती। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुज़रा हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा ही हंगामा खेज हफ्ता था। ईद के बाद ऐसे लगता था जैसे सियासत जो है वो फुल गेयर में चली गई। इस हफ्ते बड़ी गिरफ्तारियां हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सब्तैन खान भी गिरफ्तार हो गए। लंदन में अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई भी हुई। इसी हफ्ते जो है वो फिर बजट भी पेश हुआ। बजट इजलास में उसके बाद जो हंगामा आराई हुई, वजीर आजम इमरान खान ने 10 सालों में लिए गए कर्जों पर एक आला तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान भी किया। इतना हंगामा खेज आगाज था और लगता है कि उसी हाई नोट पर यह हफ्ता जो है वो खत्म होने भी जा रहा है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर है मरीम नवाज, उनकी दावत पर वो जा रहे जाती उम्रा, वहां पर जो है वो मुलाकात होनी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो एहतजाज की जो बात हुई थी और अपोजिशन ने ये देखना है कि उन्हें सड़कों पर निकलना है या नहीं। इसी हफ्ते फिर वकील भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो था उस पर इब्तदाई समाअत हुई। ये आज के प्रोग्राम में हम इस हफ्ते की ये जो पाकिस्तान का ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीक था, इस हफ्ते की खबरों का एक राउंड अप करेंगे और इसीलिए हमने कुछ बड़े सीनियर तज्जियाकार है अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि उनसे इन इशूज पर जो है वो बात की जा सके। वेरी क्विकली मेरे साथ बड़ा एस्टीम्ड पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने काशिफ साहब का समझ लिया, मैं उनका नहीं, मैं तो हैं ही ऐसे। आपके बारे में भी मैं यही कहने लगा। इरशाद भट्टी साहब मौजूद है। इमरान खान मेरे कुलीग है, एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज, वो भी लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन, वो भी लिंक के जरिए जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब और इमरान आपका बहुत शुक्रिया। काजी साहब, कल वैसे हाई नोट तो हम समझ रहे थे मैच होगा, मगर एक और पॉलिटिकल हाई नोट आ गया। मरीम नवाज की और बिलावल भुट्टो की जो है वो मुलाकात लंच पर जो है वो मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे जरा स्टार्ट कर देते, फिर आगे गिरफ्तारियों पर जाएंगे। किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? ये जो करंट सिचुएशन है इसमें क्या चेंजेस आएंगी अब जबकि ये दोनों जो है वो मिलने जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त तक भी ऑपोजिशन के पास वो एक नुकाती एजेंडा नहीं कि उन्होंने करना क्या। जब तक आपके पास एक गोल ना हो उस पर तहरीक चलाना बड़ा मुश्किल काम। अभी मौलाना फजल रहमान और दूसरे जो पीछे इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियां किस हद तक जाने को तैयार हैं, क्या हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये एक वो सवाल है जिसका जवाब अब तक तो किसी के पास नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि जब तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में ये फैसला नहीं कर लेते कि इन्होंने हुकूमत गिरानी है या नहीं, अगर नहीं गिरानी तो फिर तो सड़कों पे आने का फायदा क्या है? सड़क पे आके क्या कहेंगे, हम आ तो गए हैं लेकिन हमने करना कुछ नहीं, उससे तहरीक ना चलती है। आप कहते हैं कि इस दरमियान में कोई और एरिया नहीं है कि एक तरफ हुकूमत को चलने दे, मुकम्मल फ्री हैंड दे दें और दूसरी तरफ हुकूमत गिराए, तो दरमियान में कोई एरिया नहीं हो सकता। दरमियान में अगर एहतजाज ही सिर्फ करना है उसके लिए तो बहुत फोरम्स मौजूद है। उसके लिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है उससे उनकी जो अचीव करना चाह रहे हैं वो तो पूरा हो रहा है। देखिए, हुकूमत एक पार्लियामेंट को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है अभी तक। पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट का आप कोई सेशन ऐसा देखें जो सुकून से आगे चला हो या जिसमें कुछ हुआ हो। बिलावल और मरियम दोनों का जो बयानिया उसे कह लें या नैरेटिव कह लें, वो बड़ा जारहाना, बड़ा एग्रेसिव अप्रोच है दोनों की। जो आसिफ अली जरदारी के अप्रोच से ले ले या मियां साहब तो अभी खैर क्योंकि जेल में है, जो शहबाज शरीफ की अप्रोच है उससे भी, तो क्या ये अब देखेंगे हम कि ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच होगी इनकी? देखिए, अगर होगी तो किस लिए फिर? मैं मुस्लिम लीग नून की आपको बता देता हूँ, मुस्लिम लीग नून का अगले 3 महीने तक कम से कम तहरीक चलाने का कोई इरादा नहीं। अच्छा, अगले 3 महीने बाद ये फैसला होगा। अगर एपीसी हुई भी, अभी तक कम से कम मुस्लिम लीग नून के अंदर सोच ये है कि अगर एपीसी हुई भी तो उसमें भी 2-3 महीने का वक्त मांगा जाए। इतनी जल्दी इस हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं। कम से कम ये आखिरी जो मुस्लिम लीग नून में वो ये है।
पीपल्स पार्टी ज्यादा मुश्किल में। देखिए मुस्लिम लीग की मुश्किलें तो हो चुकी जितनी होनी थी, क्या होना था, मियां साहब को सजा हो गई, मरियम बीबी को सजा हो गई और वो जमानत पे बाहर आ गई। तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं सकती। सवाल ये कि अब शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम चल रहा है या जो नाम चल रहे हैं उनमें से कोई जो नीचे जो सेकंड टियर लीडरशिप है, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुश्किलात सिर्फ शुरू नहीं हो रही, वो ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गिरफ्तारियों के बाद एक केस भी चलना है नाब में। उस केस में वो अब जब जाहिर है उसकी एक परसेप्शन भी है और एक रियलिटी भी है उस केस की, उसमें पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो ज्यादा मजीद मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अगर जो कुछ भी करना है वो उस मुश्किल को पढ़ने से पहले करना है, बजाय इसका कि मुश्किल पढ़ने के बाद। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में अलग-अलग किस्ती में। बिलावल की कोशिश ये होगी कि ये तहरीक जल्द अज जल्द शुरू हो और ये हुकूमत अगर गिराने का भी अगर कोई काम है वो जल्द अज जल्द हो। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून इस वक्त कम से कम शायद उनके साथ अग्री ना करते। भट्टी साहब, ये अप्रोच आपको भी लगता है दोनों की डिफरेंट है? और दूसरा, इनका जो नैरेटिव है उस वो ज्यादा एग्रेसिव लगता है, मरियम का और बिलावल का, जो कि आसिफ अली जरदारी भी जेल में है, मियां साहब उधर से जेल में है, कमांड पार्टी की जो है वो इनके पास आ गई है, दोनों जो आप फैसले जो है वो लेने। तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा इनकी सियासत जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी आने वाले दिनों में? एक सांस में कितने लजीज सवाल, यानी सारे मेरे मतलब के। अब मैं क्या करूं? आप तो ब्रेक पर अगर मुनीब ने और इमरान और मुनीब को भी बड़े साहब ने मेरा ख्याल है अब मुनीब और इमरान, अगर आप दोनों ने कोई काम करके आना बेशक करें, आप शादी भुगताएं। ब्रेक ले लीजिए सर। अब ये सवाल बड़े लजीज है, ये लजीज सवाल कर दिए आपने। इस तरह की जो मौत होती है, अप्रोच सुने, अप्रोच, विजन, एग्रेसिव लीडर। सर मैं चाहता हूँ आप एक मुकम्मल जामे तज्जिया दे दें, जामे तज्जिया दे दें। पहली बात तो ये, पहले भट्टी साहब एक मरी मुक्की हुकूमत, एक मरी मुक्की सर लूज बाला फुल टास्क कराइया ने। अच्छा, मरी मुक्की हुकूमत, डायरेक्शन लेस हुकूमत, विजन लेस हुकूमत और मरी मुक्की अपोजिशन, डायरेक्शन लेस अपोजिशन और विजन लेस अपोजिशन। अल्लाह के फजल से दोनों का ये एक नालायकी का मुकाबला, ये नहीं ये अंजमन तंजीमें माजूरान भाग रही है और हम सारे बैठ रहे हैं कि कोई पहले पहुंचे यार, कोई बैठ मुक्के कि जान छुट्टे, मुक्क ही नहीं रही, दौड़ लगी है। एक उत्थे डिग पैंदा उन्हें उठा के सीधा करी दो, अगला डिग्गा पे होंदा उन्हें उठा के सीधा करी दो, अगला डिग्गा पे। ये हो गया। दूसरी बात है, यानी खुदा का खौफ करें यार, इस कौम पे मेरा हमने पहले भुगते हैं नवाज शरीफ जरदारी साहब, उन्होंने ठंड नहीं डाली हमारी कि एक दूसरी नस्ल तैयार कर रही है। वो यानी वो यही हम सारे लाइव कैमरे जारी थे, जरदारी साहब वहाँ बैठे हुए थे, जाती उम्र 55 के पता नहीं 75 डिशें थी, मेरे के बाद हसन, हुसैन, बिलावल, आसफा, बख्तावर की क्या हो गया। अब आप पहलू बदलने लगे, मुझे पता है। जितने आपने तवज्जो से काशिफ साहब को सुनो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात। अच्छा, 16-17 मिनट के बाद बंदा थक जाता है, थोड़ा तो छोटा करो ना। अच्छा, ये 16-17 हो गए। अच्छा अच्छा, जी जी जी, चलो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल रहा, इतना आपको नहीं पता चलता, इतना मैं सैर ज़दा किस्म का बोला। अच्छा सुने, अच्छा मुलाकात पे आप बात कर रहे थे। एक जिसने अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड झूठ बोला हुआ है, जो मुअत्तल सजा से बाहर आई हुई है, जिस सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी हुई है। दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग में जिस 21 साल की उम्र में जो साइन करता रहा है। एक की अगर बेनज़ीर भुट्टो दरमियान से मिस कर दे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद करे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मिस कर दें, बिलावल ऐसे ही है, मैं भी उसको फिर बुलाऊं, बिलावल आ जा, बिलावल चला जा, बिलावल आ जा, जो चेयरमैन और वो बने। दूसरे के नवाज शरीफ, दोनों की नवाज शरीफ सब मिस कर दें दरमियान से, क्या स्ट्रगल है, क्या जद्दोजहद है और क्या विजन है और क्या करना चाहते हैं। क्या कुछ चौनी का काम भी किया वो, एक को तो अल्लाह के फजल से 3 हुकूमतें भुगता गए, नवाज शरीफ साहब वो साथ थे, क्या किया मुल्क के लिए। एक 11 साल से सिंध में क्या किया, कोई एक काम बता दे जो कोई पॉजिटिव इस मुल्क और इस कौम के लिए। अच्छा, आप उन दोनों को मिलाकर इस जमहूरियत और इस सिविलियन बालादस्ती और इस पार्लियामेंट और इस हफ्ता तेज हो रहा है नाजरीन, दोनों अपोजिशन तो यही है ना, अपोजिशन का। अब इंडिया की अपोजिशन की तो बात नहीं करेंगे कि आप माइंड करके, मतलब अपोजिशन में बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, शायद खान अब्बासी बैठे हुए हैं, अच्छा, और राना सनाउल्लाह बैठे हुए हैं, परवेज इसी मुलाकात में जो फैसला होगा, शायद खाकान अब्बासी आपको लगता है कि अपनी एक अलग लाइन लेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, प्लीज ना मेरे पे ना लेना कि वो अच्छा, चूंकि ये जाती मिल है नवाज शरीफ साहब की, इसलिए मरियम उसकी जीएम लगेगी। वो जाती मिल है आसिफ अली जरदारी साहब का, भुट्टो जो जिंदा है वो उसको ले, उन्होंने दावत दी है, चूंकि
तो मैं अब जा रहा हूं, तो अल्लाह मुबारक करे, इस कौम को बरकत डाले, जाएं। आपकी गुड विशेष, आपकी गुड विशेष इनके साथ हैं। और ये मिल बैठेंगे और हमारी किस्मतें बदल जाएंगी। इमरान भाई एक मिनट मुझे, मैं जरा मुनीब से जरा पहले बात कर लूं। आप और मैं तो यहाँ पे मेजबान है ना, ये हमारे असल मेहमान तो ये है। मुनीब भाई, ये आपको लगता है कि ये मुलाकात जो है वो कुछ चीजें चेंज कर दी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे बात हो रही है कि ऑपोजिशन को ये परेशानी जरूर है कि जिस तरह का ये टफ रिस्पांस गवर्नमेंट को देना चाह रहे थे बजट में, बजट सेशन में, बजट के बाद, वो शायद नहीं दिया जा सका। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर है ऑपोजिशन के ऊपर कि वो इस वक्त जो है वो कुछ करके दिखाए। मुनीब, लग रहा है इस वक्त वो 777 का पायलट मगर जहाज हाजियों को लेके जा रहा है, वो यूरोप की बजाय सऊदी अरब जा रहा है। इस चले करने दे। जी अब वो क्या रहीम, वैसे भट्टी साहब के तज्जिए, भट्टी साहब के तज्जिए का नाम इसीलिए मैंने तेजाबी तज्जिया रखा हुआ है, उसके बाद आप थोड़ी देर तक ताब नहीं आती बंदे को सुनते। बहरहाल अच्छा, वो जो इस वक्त आपका जो सवाल है, देखिए ऑपोजिशन का जहां तक जो बजट सेशन था उसके अंदर बड़ा ही ल्यूकवार्म किस्म का, बड़ा ही फारग किस्म का एहतजाज था, अगर जो भी किया इन्होंने। और जो मेन बात थी मेरे ख्याल में, जैसे शुरू में काशिफ बादशाह साहब ने कहा, देखिए कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इस वक्त आप देखिए कि ऑपोजिशन को एग्जैक्टली ये पता ही नहीं है कि हमने इस हुकूमत के साथ करना क्या है। हुकूमत तो चले उसकी नालायकियां नाअहलियां अपनी जगह पर, इस ऑपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है मॉरल अथॉरिटी। वो नहीं है। वो इसलिए कि देखिए आसिफ जरदारी साहब नैब की तहवील में चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई, मरियम नवाज शरीफ साहबा का कुछ भी करें उनका एक मामला है जो चल रहा है। आप लोगों को किस हद तक यकीन दिलाएंगे कि भाई हम आपके लिए बाहर निकल रहे हैं, और अगर निकलेंगे और हमें आपकी बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द है। लोगों के सामने तो ये परसेप्शन है कि भाई अपने दुख पिट रहे हैं, किसी का केस चल रहा है, कोई नैब के सामने है, किसी के मामलात खराब हुए हैं, इसलिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ देर पहले तक, 6-8 महीने, साल पहले तक ये एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। और मुझे याद पड़ता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नवंबर 2017 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आसिफ जरदारी साहब के मुंह में आसिफ जरदारी साहब की जुबान नहीं है, मियां नवाज शरीफ से जब फारग होंगे तो आसिफ जरदारी साहब की बारी आ जाएगी। आज मेरे ख्याल में हाइंडसाइड में जाके शायद बिलावल साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि वाकई फिर ऐसा हो गया है कि बारी आसिफ जरदारी साहब की आ गई है। जहां तक बात है कि ये निकलेंगे बाहर, एग्रेसिव होंगे, देखिए एग्रेसिव तब होंगे जब कोई मुद्दा सामने होगा। आपने करना क्या है? आप एक हेडलेस चिकन की तरह कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, आपको पता है नहीं आपने इस हुकूमत के साथ करना क्या। और माजरत के साथ हमारे मुल्क की सियासी तारीख अगर आप देखें तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है वो सियासतदान है ही नहीं। उसको तो इंतजार होता है कि कहीं और से कोई कंधा भी हो, बंदूक भी हो, और मैं कहीं और से कुछ तब्दीली कराऊं। ये आपको लगता है टाइम पास हो रहा है? कुछ नहीं भाई, ये देखिए फिलहाल तो आपने एंगेज करना है ना, ऑप्टिक्स है ना, लोगों को दिखाना भी हम ऑपोजिशन है। और आप ये मुस्लिम लीग नून की हालत देखिए कि प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ है, कल मियां शहबाज शरीफ दावत देना और मरियम नवाज शरीफ साहबा साथ बैठी हो तो अच्छा भी लगता है। प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ है PMLN के, और दावत मरियम नवाज शरीफ साहबा दे रही हैं, जहां जरदारी प्रेसिडेंट भी और ऑपोजिशन लीडर भी। बट मेरा ख्याल है मॉरल अथॉरिटी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शायद शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ, इमरान ऐसा इसी वजह से शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ उस तरह से जुड़े हुए नजर नहीं आते, इकट्ठे नजर नहीं आते शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने भी किसी टाइम पे कहा था कि हम तो पेट फाड़ेंगे, घसीटेंगे सड़कों के ऊपर। मरियम ने नहीं कहा था कि वोट उसको दोगे तो भाइयों उसको मिल जाएगा, उसको दोगे उसकी पोल्ट्री से निकलेगा। शहबाज शरीफ की बातें ज्यादा सख्त थी। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ के हवाले से इमरान जी, मैं अभी जो काशिफ भाई ने बात की ना कि प्रॉब्लम का टाइम खत्म हो गया, उसमें देखें हमें याद रखना पड़ेगा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी उनका बुरा वक्त अभी चल रहा है। आज चीनी वाला कोई गवाहियां दे रहा है, उसके ऊपर कुछ खबरें आई हैं। दूसरा, उनके मामलात अभी मजीद खुल रहे हैं, वो टीटी वाली सारी चीजें अब खुल रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की जो चीजें हैं वो अभी अनर्थ हो रही हैं, उसमें डेवलपमेंट चल रही है। मियां नवाज शरीफ साहब वाले केसों में अब डेवलपमेंट नहीं चल रही। मरियम नवाज साहब चुप करके भी बैठ जाए, बोलती भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था उनके साथ हो गया है। अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं किसी अच्छे वक्त का, या किसी हादसे का, किसी साने का, या किसी डील का। तो वो इंतजार करते हुए अपने आप को जिंदा रखना बड़ा जरूरी है, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अभी ऑक्सीजन से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हो सकता है कि वो इस सर्जरी में से निकल के बच जाएं, हो सकता है कि अभी भी कोई रास्ता निकल आए। वो अभी भी नहीं चाह रहे कि खुल के पूरी टक्कर ली जाए, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। उनका तो मसला ये है, अब मामला सिर्फ आसाब की लड़ाई का है।
अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के खिलाफ कोई तगड़ी तहरीक तो चला नहीं सकती। देखें, इनके पास मौका था बजट के मौके पे, इन्होंने कोई स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर आके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। इनकी तैयारी नहीं थी अपोजिशन की, सिर्फ इन्होंने शोर मचाया, शोर मचा के वापस चले गए। ये दोबारा आएंगे, फिर शोर मचाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो कुछ इनके पास ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ प्लान किया हुआ नहीं है, ग्रे एरिया के अंदर खेल रहे हैं जो इस वक्त आपकी अपोजिशन है। तो सिर्फ एक आसाब की लड़ाई है, वो सिर्फ चेक करते रहते हैं कि हम ये करेंगे तो इस पे हुकूमत का क्या रिएक्शन आएगा। अपने आप को जिंदा रखना है किसी भी तरह करके उस वक्त तक के लिए, जब तक कि पीटीआई का बुरा वक्त शुरू नहीं हो जाता। शहबाज शरीफ को इस इक्वेशन में आपके सिर्फ 20 सेकंड लूंगा, 20 सेकंड से ऊपर नहीं लूंगा। आपने कहा ना शहबाज शरीफ के चूंकि सख्त बयानात दिए इसलिए उनको निकाल दिया, मरियम ने काम सख्त दी। मरियम से सीनियर है शाहिद खाकान अब्बासी, वो सीनियर नायब सदर है, उनको देनी चाहिए। उन्होंने तो कोई बयान ही नहीं दिया। उनको ये पार्टी शरीक होंगे ना ये जाती, यानी ये जाती फैक्ट्री है जिसका मालिक दावत देता होता है। फैक्ट्री, मिलें, कारखाने, बिलावल के अलावा, जरदारी साहब के अलावा, मरियम के अलावा, हाउस ऑफ शरीफ के अलावा जुरत नहीं। तो आपको लगता है कि दावत जो है वो शायद खाकान अब्बासी की तरफ से? मुझे ही लगता है, आपको नहीं लग रहा है? पिछले 10-15 साल नहीं लग रहा, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं। अगर आपको नहीं शहबाज शरीफ इस इक्वेशन में किधर है? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, ये भी इतला है कि इनके आपस में अब ये दे डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग विद ईच अदर। देखिए, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इक्वेशन में उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि वो दोनों खुद अपने लिए होंगे, या जितना अगर मियां साहब की जो मुश्किल है या जो मरियम नवाज की साहिबा की मुश्किल है, मेरा ख्याल है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है कि शहबाज साहब भी शायद कल उनको मुश्किल में हो जाए, और मुझे लगता है वो रास्ता निकाल लेंगे। शहबाज साहब की एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है कि अपना रास्ता ज़रूर निकाल लेते। अभी आप पिछले 2 महीने में देखें, मुस्लिम लीग नून की डायरेक्शन कुछ और है, शहबाज साहब बिल्कुल खामोश है, उस डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट काम। ये एपीसी के ऊपर कोई बयान उनका मेरी नजर से तो नहीं कम से कम गुजरा, चाहे वो लंदन में थे, चाहे वो पाकिस्तान। कोई हार्ड लाइन बयान गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने दिया है। कल जब तंग कर रहे थे तो एक दफा उन्होंने एक जुमला कह दिया कि ये धांधली ज्यादा हुकूमत, जो उन्होंने पहला फिक्रा बोला उन्होंने, जो अदरवाइज वुजू करके 2 नफल पड़े, अदरवाइज वो भी अवॉइड करते हैं शहबाज साहब। शहबाज साहब का जो नजरिया है वो काफी मुस्लिम लीग नून में बड़ा अनपॉपुलर नजरिया है। वो मुस्लिम लीग नून में पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये तो ये कहती है कि खतरनाक बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ का है, क्योंकि शायद मरियम नवाज का बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए खतरनाक होगा, पीटीआई के लिए तो खतरनाक नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लिए जरूर खतरनाक होगा। लेकिन देखिए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदल रही है। ये मत कहे कि अब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आइंदा भी कुछ नहीं हो सकता, कि अगर पहले किसी और के इशारे पे हुकूमतें गिरा करती थी तो अब भी वैसे ही होगा। बहुत कुछ बदल रहा है। देखें, इलेक्शन उठा के देखें, इस्टेब्लिशमेंट के इस हद तक खिलाफ होने के बावजूद, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जेल में जाने के बावजूद, मुस्लिम लीग नून का न सिर्फ उनके जो सेंट्रल पंजाब का जो उनका कैंडिडेट है वो खड़ा रहा, उनका वोटर खड़ा रहा, जिसकी वजह से उनको बड़ा स्ट्रेंथ मिला है कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है। वो तो पार्टियां बिखर जाती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट किसी के खिलाफ। सो आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट कि इनके पास बहुत कुछ है इस वक्त। इस गुर्बत से बड़ा नारा या महंगाई से बड़ा नारा शायद और कोई नहीं होता। इस इक्वेशन में 2 और चीजें, एक मौलाना फजल रहमान और दूसरी जो गिरफ्तारियां अभी हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है खतरा तो वो भी है, बंदे ले आते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं, और शायद पीपल्स पार्टी जो है वो इसी चीज का इंतजार कर रही है। बहुत खतरा है, बहुत सख्त खतरा है, और आखिरी वार करने आ रहे हैं वो। हमारी सियासत के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं, 17वां हमला बुत पाश कर देंगे। बेटा असेंबली में बैठा हुआ है, जाली है मैंडेट, नकली है। आप भी सदर का इंतखाब लड़ चुके हैं, जाली है, नकली है। बेटा भी डिप्टी स्पीकर का जाली है, नकली है। सारे अलाउंसेस भी चल रहे हैं, तनख्वाहें भी चल रही, जाली है, नकली। आखिरी वार करेंगे तागूती यहूद और निसारा की कुव्वतों पे। और ये बेचारों का 7-8 किलो वजन कम हो गया। उधर सिरा पकड़ देने वो लंबा कर देता है, उधर खिंच देने वो लंबा कर देता है। उनकी लाइन दोनों से ज्यादा सख्त है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो लाइन मिले तो सही ना कहीं। नहीं, वो लाइन आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग से नहीं मिल रही मौलाना फजल रहमान? नहीं, इसीलिए मौलाना कुछ नहीं कर रहे। एपीसी में देर से इसलिए गए थे, कन्वीनर बनाया उन्हें। पहले तो फैसला कर लो करना की। इफ यू डिसाइड कि करना क्या है उसके मुताबिक फिर एपीसी। मौलाना साहब फाइनल राउंड खेलना चाहते हैं, और ये दोनों जमातें अभी ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने आपको लगता है कि मौलाना साहब आखिरी एंट्री मौलाना साहब की होगी? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं, मौलाना कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए निकलना है तो मुझे बताओ, फिर एपीसी भी होगी, फिर इकट्ठे ही बैठ। और नून और फैसला करना सारे कहते हैं कि धक्का भी देंगे, इनको रगड़ेंगे भी, घसीटेंगे भी, मगर गिराना। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं रहमान, देखें, इमरान खान को नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था मौलाना फजल रहमान ने कि केपीके में उसकी हुकूमत पहले साल के बाद ही गिरा दो, पहले साल में ही गिरा दो। बल्कि
और उसको हुकूमत ना बनाने दो, बल्कि पहले ये भी कहते रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब की बात नहीं मानी और फिर ये हुआ कि केपी में वो पीटीआई जो है वहां से क्लीन स्वीप करके आई, सारे सर्वेज में वो आगे थी। आप कहें कहीं भी धांधली हुई है, लेकिन केपी में आपको सबको पता है कि पीटीआई जीत रही थी। अब मौलाना साहब दोबारा इनको ये समझा रहे हैं, इसको टाइम ना दो, इसको समझ आ गई ना हुकूमत चलाने की, या ये मामला आपको समझ गया तो ये हमारे लिए रास्ते कम होते जाएंगे। इसको जब समझ आ जाएगी, 1-2 साल गुजर जाएंगे, फिर हमारा एहतजाज मौसर नहीं रहेगा। अभी फौरन ठीक, बिफोर आई गो ऑन ए ब्रेक, ये मौलाना फजल रहमान वाले पे आपका कमेंट मुझे चाहिए। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में परसेप्शन ठीक है कि वो हार्ड लाइनर हैं और इस वक्त तो वाकई है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि उनका जो ओपिनियन है या जब आप उनसे बात करें तो वो बहुत मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से। मौलाना इस वक्त तैयार है, और अगर हकीकी मानों में किसी के पास स्ट्रेंथ है और कोई एक्चुअली लोगों को स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर सकता है या हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन सर, तो वो वाकई मौलाना ही है। ये मौलाना ही है। बाकी पॉपुलर पार्टीज करते हैं। मौलाना साहब के पास नंबर्स हैं, स्ट्रीट पावर है उनके पास, वो मदरसा खाली करे। नंबर्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अगर कुछ 1000 दफा भी आ जाए तो ऑप्टिक्स ज्यादा जरूरी हो गए हैं, लाठी चार्ज हो जाता है। लेकिन ये भी बताएं कि आखिरी तहरीक कब, किस हुकूमत आखिरी तहरीक चली और कौन सी हुकूमत गिरी, ये भी तो पता करें। देखिए आज मेरा ख्याल है 2007 मैं भी यही कह रहा था, जिसकी हुकूमत गिराने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी मुसीबत तो वो खुद है। उसको आप बाहर निकालेंगे, वो ऐसा चिपक जाएगा आपको कि आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी उससे। क्या इमरान खान को निकालेंगे, वो बनी गला चला जाएगा हैप्पी बर्थडे। मुझे एक ब्रेक लेने दें, तो इन सबसे बड़ी रेंज है। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, के बाद वापस आ रहे हैं। इमरान में वापस आ तो ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं ब्रेक के बाद अब चाहता हूं जरा बात हो जाए गिरफ्तारियों पे। मुनीर फारूक साहब, ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं इस हफ्ते का अगर हम देखें, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हमजा शहबाज, हुकूमत आपको लगता है कि इन गिरफ्तारियों से कमजोर हुई है या मजबूत हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ ये स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद है कि ये इमरान खान का वोटर और सपोर्टर ये चाहता था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो जेल में हो, इनका एहतसाब हो। तो आपको लगता है कि इसका ये जो प्रोसेस चल रहा है इसका क्या फायदा हो रहा है इमरान खान को या इसका नुकसान हो रहा है? देखिए, दो तरीके से देखा जा सकता है। हुकूमत तो जहां अपने आप को डिस्टेंस करती है वहां फिर वो उसको उनका क्रेडिट भी लेती है। इमरान खान साहब ने खुद भी लिया, उनके वुज़रा भी लेते हैं कि देखिए यही नया पाकिस्तान है कि ये बहुत ताकतवर लोग थे लेकिन अब ये कानून की गिरफ्त के अंदर है। लेकिन एक परसेप्शन या एक तज्जिया ये भी किया जाता है कि क्योंकि ये जहां पर एक बहुत मॉरल हाई पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ डिलीवर ही करना पड़ेगा, अब और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं है। और ये भी कि जब आप इतने सारे लोगों को जेल के अंदर वो चले जाते हैं या किसी न किसी केस की तहत वो कानून की गिरफ्त में होते हैं, तो फिर एक टूल इकट्ठा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है अपोजिशन कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन। और ये जिसके मैं नहीं समझता कि इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो भी ये केसेस हैं ये इनका ज्यादातर ताल्लुक माली बदनवानियों से और करप्शन से है, मनी लॉन्ड्रिंग से है, जाली अकाउंट से है। तो ये कोई इतने माजरत के साथ कोई इतने रेवोल्यूशनरी लीडर्स तो है नहीं जिनको पीछे कानून के ऊपर गिरफ्त इनके ऊपर आई है। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है। इमरान टाइमिंग के साथ, क्योंकि इसके ऊपर मैं इजाजत कर देखिए, पीटीआई का वोटर तो इससे खुश हुआ कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ जेल में, लेकिन सियासी तौर पर इसलिए नुकसान भी हुआ कि जो मुश्किल फैसले इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट इकोनॉमिक कर रही है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए उस वक्त। वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से उनको सियासी तौर पे एक तरफ से ऑपोजिशन का जो सारा शोर है उसका नुकसान भी हो रहा है। हुकूमत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या खुद चाहती है? और कमीशन वाला जो फैसला है, ऐसे मौके पर जब आप अपना इकोनॉमिक एजेंडा दे रहे हैं, आप साथ ही उसी रात अनाउंस करते हैं कि अब एक कमीशन भी होगा जिसमें 10 साल वालों को जो है वो हम पकड़ेंगे। देखें, आप इमरान खान साहब की आपकी पहली तकरीर याद है जिस दिन इलेक्शन हुए थे, उस दिन या उससे अगले दिन इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी, और जब सारे कह रहे थे व्हाट अ स्टेट्समैन लाइक तकरीर, इमरान खान बदल गए हैं, कोई उन्होंने पॉलिटिकल लीडर से वो वजीर आजम बन गए, कोई नहीं होगी। वो पहला स्विच कब आया उसमें
जिस दिन वो इलेक्ट हुए और उनको तकरीर नहीं करने दी, सिलेक्टेड वजीर आजम जैसे उनको असेंबली में कहा, वो भी खैर उस टाइम भी उन्होंने डेस्क बजा दिया, उस टाइम भी निकल जाता। लेकिन जब वो खड़े हुए और उनको तकरीर नहीं करने दी, उन्होंने कहा नहीं दूंगा एनआरओ किसी को, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। दैट्स व्हेन बहुत सी ऑपोजिशन कहती है हुकूमत नहीं चलाना चाहती है। अगर ऑपोजिशन इनको स्पेस दे, इतने हालात खराब नहीं होने। इमरान, टाइमिंग, ये वैसे हैरानी की बात थी, ये जो हफ्ता गुजरा है ईद के बाद, ऐसा क्या बदल गया है कि ये सारी गिरफ्तारियां जो है वो हमने इस हफ्ते में देखी? देखिए, ये काफी दिनों से चल रही थी चीजें, छुट्टी दे रहे थे और ये चीजें पेंडिंग में थी। अब कोर्ट से उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं और वो गिरफ्तार हो रहे हैं, तो ये तो अदालतें जाने कि उन्होंने रमजान में क्यों नहीं दी और रमजान के बाद क्यों दे दी और बकरा ईद तक इंतजार क्यों नहीं किया। तो ये तो अदालत के साथ जुड़ा हुआ मामला। दूसरा, और क्योंकि वो ऊपर नीचे हो गई गिरफ्तारियां, 2 बड़ी गिरफ्तारियां पाकिस्तान में हो गई, एक पाकिस्तान से बाहर भी हो गई, तो वो उस वजह से लगा ऐसे कि जैसे ये सारी चीजें प्लान थी। और फिर उसको कहा भी ऐसे कि अपोजिशन को कहना भी यही चाहिए था जो अपोजिशन ने कहा, यानी उसके अलावा तो कुछ कहने के लिए था नहीं अपोजिशन के पास, जो उनको कहना था उन्होंने वो कह दिया। इमरान खान का देखें टाइमिंग का, अगर इमरान खान को ख्याल होता ना, तो आपको याद होगा उसने बल्दियाती इंतखाबात से एक दिन पहले अपनी बीवी को तलाक दे के अनाउंस कर दिया था, और सारी पार्टी के करीबी तरीन लोग उनको मना कर रहे थे कि ना करो ना करो ना करो। इमरान खान को इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, उसको लगता है ठीक क्या है गलत क्या है, वो अभी भी वही कर रहा है, वो अभी भी वही कर रहा है जो उसको ठीक लगता है, जो उसको लगता है कि ये सही है मैं ये कर देता हूं, ये गलत है मैं ये नहीं करता हूं। टाइमिंग का आप अगर ये सोचते हैं कि वो टाइमिंग के साथ चलता है तो नहीं चलता भाई। अगर वो टाइमिंग के साथ चलता होता तो बहुत सारी जगहों पे वो अच्छी टाइमिंग के साथ बेहतर डिलीवर कर सकता था। उसने खुद माना कई इंटरव्यूज में कि मैंने पार्टी का इलेक्शन गलत टाइम पे कराया, कई चीजें उन्होंने मानी कि मैंने ये चीजें गलत टाइम पे की। तो उनको, इमरान खान साहब को इसका इदराक शायद अभी भी नहीं है, और ये चीजें देखें, हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो बनेगा जब अपोजिशन अंदर होगी, हुकूमत माने या ना माने, हुकूमत के ऊपर इसका प्रेशर बनेगा। अब हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। अगर ये हुकूमत डिलीवर कर गई तो ये प्रेशर खत्म हो जाएगा, अपोजिशन की बुक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये डिलीवर नहीं करेगी, ये शायद गिरफ्तारियों के बाद भी ऐसा माहौल ना होता इमरान भाई। अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो शायद गिरफ्तारियों के बाद भी जो है वो ऐसा माहौल ना होता। बट मुश्किल फैसले और ऊपर से गिरफ्तारियां, ये मुश्किल फैसले लेने थे गवर्नमेंट को। देखिए, आपने इतना टाइट बजट दे दिया और उसके बाद आपने जो है वो ठक ठक गिरफ्तारियां भी आपने जो है वो साथ ही शुरू कर दी। मेरा पहला ख्याल ये थी कि इतना कुछ लोगों पर ऑफलोड करना शायद सही फैसला ना हो। मुश्किल फैसले करने थे, लेकिन क्या एक ही झटके में आप सारा कुछ लोगों पे डाल दें, क्योंकि लोगों की एक बाइंग पावर है। यू कांट एक्सपेक्ट लोग अपनी बाइंग पावर से ज्यादा बोझ उठाएं। एग्जैक्टली कि ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या मुश्किल फैसले करने थे? देखिए, इस वक्त 1 साल का सर्कुलर डेट बिजली का 465 अरब रुपए था लास्ट ईयर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 465 अरब रुपए या तो हुकूमत अपने साथ डाले या उसको बिलों से निकाले। तो उसको अगर बिल से निकालना है तो ठीक, 19 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो डॉलर तो आपको महंगा करना पड़ेगा, ताकि डॉलर अगर महंगा होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी। इस तरह के फैसले अब मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं इकोनॉमिस्ट को देखता हूं, कुछ लोग कहते हैं ये रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी थी। पहले माय कंटेंशन वाज टाइमिंग। मेरी जो कंटेंशन है वो टाइमिंग। पहला बजट आपने जो है वो इसी टाइम के अराउंड सोचा कि आपने कमीशन भी बना देना, आपने गिरफ्तारियां भी हो गई, और ऊपर से आपने जो है वो कमीशन तो रिएक्शन था बजट वाले दिन जो ऑपोजिशन ने किया उसका। He was sitting in the National Assembly, जब हुआ तो निकलते हुए कहा कि देखो फिर अब रात को मैं क्या करूं। तो ये उसका रिएक्शन, जिस तरह इमरान खान की पहली तकरीर रिएक्शन थी उनको तकरीर ना करने देने का, ये फैसला उस दिन का रिएक्शन। ठीक, बट साहब आगे किस किसने गिरफ्तार हो? फास्ट बोलो का रिएक्शन सर। आमतौर पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें वो सारे बुलाए होते हैं ना उन्होंने। अगर आप मुझे पता होता, कार्ड रीडर्स और वो दूसरे नहीं पता होता तो मैं तोता साथ लाता। मैं गलती कर गया, वो नीचे गाड़ी में रह गया तो मैं लेकर। देखिए, 2-3 बात खबर, मैंने तो सवाल बड़े बाखबर है। आप सवाल भेज दिया करें, तोते से पूछ के आते हो, पूछ क्या करें। 2-3 सदर का भी एक तोता। एक तो पहले बात तो ये है कि गरीब आदमी रुल गया सर। ये आप इसको ये सियासत जो सियासत से इसके 80% लोगों को, कितने वोटर हैं सर इस मुल्क में, कितने वोट करते हैं, कितनी आबादी है, ये भी आप कर लेंगे। दूसरी बात ये कि अब ये एहतसाब बास्केट, अगर इमरान खान मान लिया जो काशिफ भाई कह रहे हैं कि पहली तकरीर पर उन्होंने रिएक्शन दिया तो उन्होंने तबाही फेर दी, उन्होंने आके कहा कि मैं ये कर दूंगा। दूसरी, यानी ये वजीर आजम है,
कि जो एक अपोजिशन का मुझे असेंबली में रिएक्शनरी अप्रोच ये जो मुझे है, असेंबली में तकरीर नहीं करने देते, मुझे बोलने देते, भाई क्या खुदा का खौफ करूं। दूसरी तरफ कहता है मैं तमाशाइयों में खड़ा हूं, लाख तमाशाई आ जाए तो मैं इस तरह कर दूं। टाइमिंग का जिसको पता नहीं बकौल इमरान खान बकौल इमरान खान के टाइमिंग का नहीं पता, जिसको कोई डायरेक्शन है नहीं, विजन है नहीं, जिसका कोई सीधा चलना नहीं, एक तकरीर अपनी उसमें 4 मरतबा वो पता नहीं किधर चली जाती है। वजीर आज़म पाकिस्तान है यार, एक बात। दूसरी बात है गरीब रुल गया है, किसान रुल गया है, शुगर माफिया को आपने इतनी दे दी कर दी। आपका अपना हाल देखें, मान लिया कि भूखे नंगों का कोई बजट नहीं होता, फकीरों का कोई बजट नहीं होता, जहां रजा बाकर बैठे उनका कोई बजट नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने करना है। मेरा सवाल है, भट्टी साहब का जवाब सुन के लग रही है अगली बारी हुकूमत दी है। और दूसरी बात देखें ना, अच्छा इसमें जुगत नहीं मारनी थी, मैं उस आता हूँ। अच्छा बात कर ले ब्रेक के बाद चले ब्रेक सारा को तोते ने दसिया भट्टी साहब ब्रेक के बाद इसीलिए मैंने रेफरेंस ब्रेक के बाद मेरे सवाल के जवाब में कि अगला गिरफ्तार किस होगा, भट्टी साहब की सारी आपने गरीब आदमी की बात नहीं सुनी, गिरफ्तार कर दो यार, ना सारे नु अंदर पा दो, गरीब दा कोई सोचो, खुदा का खौफ करो। गरीब आदमी दा कुछ भी नहीं करना, गिरफ्तार किस होना है। अगर ये बाहर रहे तो आपकी सेहत पे क्या असर, अंदर चले गए तो क्या असर। तोते वाला मैं जवाब लेता हूँ इस ब्रेक में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार तो आप फिर से खुशामदीद। बटे साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, ये जो तनकीद आपने की उस सवाल के जवाब में इमरान खान पर, हुकूमत पर, ठीक है, तोते की तला या अवामी जज्बात की मैं बिल्कुल मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ कि ये अब फिगर आया, कहते हैं टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। 15-16 करोड़ लोग, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। ये 46 बनते हैं, लेकिन हमारे सारे सीनियर दोस्तों ने 42 का 40 का 40 किस्म के टैक्स देते हैं सर हम। और उसके जवाब में यानी करना क्या चाहिए, हम चाहते हैं और टैक्स लें। मेरे तो इस बजट के बाद यानी 12 तनख्वाहों में से 10 मिलेंगी, 2 उधर निकल जाएंगी, मान लिया। बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने एनर्जी चोरी रोकी है या कुछ किया है, इदारा जाती रिफॉर्म्स किए हैं या कुछ किया है आपने। जो बड़े टैक्स देने वाले जो देते नहीं, चेयरमैन कह रहा है कि 300 गवर्नेंस, चेयरमैन कह रहा है, चेयरमैन FBR कह रहा है, इनका कह रहा है, वजीर आज़म खत लिख रहा है कि 300 कंपनियां जो हैं वो 85% टोटल टैक्स का देती हैं, बाकी किधर गए। आपके दुबई लीक्स, पनामा लीक्स ने बताया आपके सारों का लोगों का पैसा बाहर पड़ा है, बाकी किधर गए। जो जिन्होंने टैक्स देना है, जो बड़े हैं, जो नेट में हम जो हैं, हम तो हैं ही हैं, हमसे तो ले लेंगे, उसी पे बोझ डाले जा रहे। आप वो तो बाकी चले मुश्किलात है, बट ये काम आप गिरफ्तारियां कुछ भी नहीं असर डालेंगी। इस मर्तबा ये इस पाकिस्तानी तारीख का सबसे मुश्किल तरीन बजट है। आम आदमी बहुत कितनी देर तक सर, कितनी, मेरे 3 बच्चे, मैंने 3 बच्चे पढ़ाने हैं, तीनों स्कूल, मैंने बच्चे ऐसे देखे, मुल्क तो एक बहुत बड़ा है ना, आप बहुत सारी चीजें 10 सेकंड दे दिए। एक तीनों बच्चे यानी वो उठा लिए हैं, मैंने एक बच्चा उठा लिया कि हम फीस नहीं दे सकते, घर पढ़ाएंगे। अच्छा। सर लोग एक ऐसी अच्छे शरीफ लोग एक एयर कंडीशन, एक कमरे में आ गए सारे, फिर से पुराने के बाकी ऐसी बंद कर दें, लाइटें जलाएं, बाकी करें। सर कब तक। आपको पता है दाल माश कितने की होगी, भिंडी कितने की होगी, कद्दू कितने का हो गया कि ये मैं जुमा बाजार में जाऊंगा, मुझे कोई गर्ज नहीं, बिलावल भी अंदर हो, वो बाहर हो, जरदारी अंदर हो, इनसे पैसे तो निकलने की बात है। बट आम आदमी रुल गया सर, और किसान रुल गया है। 26% खाद महंगी कर दी, अब 20% पे लाएं। और दूसरी तरफ देखें खर्चा PM हाउस का बढ़ा दिया, कहा गया 3 करोड़ 70 लाख टाइम हो जाना है, उन्होंने बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, कर दिया सारा। लार्जर क्वेश्चन, पार्लियामेंट ही चला ले, मुल्क गवर्नेंस तो बहुत बड़ी चीज है। अब बजट इजलास, बजट मंजूर होता है नहीं होता, अख्तर मेंगल साहब उधर मुलाकातें कर रहे हैं और वो अपनी शराइत रख रहे हैं अपोजिशन के सामने कि जी के मेरे से बात करें। फिर आपको चस्केदार सवालों में आ गए, गरीब आदमी की नहीं, बात सुन ली, बड़ी मेहरबानी, गरीब आदमी को बड़ी मेहरबानी, इतनी बात सुनिए रहमान। हुकूमत को मुश्किल तो है, एक अगर कोई कहे कि हुकूमत को मुश्किल नहीं है, यही तो मुश्किलात हैं असल, कि जो उनका वोट बैंक था मिडिल क्लास का, जो नौकरी पेशा वोट बैंक था, उसके ऊपर क्रंच बढ़ गया है क्योंकि डिवैल्यूएशन भी हुई, उनकी तनख्वाह में टैक्स भी ज्यादा हुआ और साथ महंगाई भी बढ़ गई। ये तो आपकी बात ठीक है। और ये नंबर अख्तर मेंगल, मुझे मेंगल साहब का देखें, लेट्स सी वो किधर जाती है बात, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब भी पहले ये इंतजार करेंगे कि अपोजिशन फैसला क्या करती। देखिए वैसे तो वो भी वेट करेंगे, वो भी सारे वेट करेंगे, मौलाना साहब, मेंगल साहब भी इंतजार। अख्तर मेंगल साहब नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, वो टाइम लेंगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। और उनको देखें, अच्छा, जिनके साथ उनको खड़ा होना है, उन्होंने पिछले 10 साल उनके साथ कौन से वादे पूरे किए,
उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और अख्तर मेंगल साहब को भी ये भी पता है कि ये मामला हुकूमतों के करने के नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के करने के हैं। वो हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं डालते, एक्चुअली दबाव वो कहीं और बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा ठीक, मैं जरा मुनीब भाई आपसे जवाब लेता हूं, एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार तो आप फिर से खुशामदीद। मुनीब फारूक साहब, आप सर क्योंकि आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है, ये वकला वाला मामला भी इस हफ्ते हमने देखा। आपको लगता है ये कोई परेशानी है अभी तक जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए, जो वकला की शक्लें आपको पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नज़र आती रहीं और जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नज़र आती रहीं, जो इस सारी मूवमेंट की या जो भी हड़ताल थी उसके खिलाफ बोलते रहे, उनकी तादाद बहुत कम है। जो दो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने इस सारे मामले पर काजी फाइज ईसा साहब के हक में ही बात की है। जहां तक बात है कि इसकी टाइमिंग, इसका आउटकम क्या होगा, प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, अभी तो उसके ऊपर आपको पता है बहुत सी बंदिशें हैं, हम खुलकर उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर आप कंपैरिजन में ले जाएं कि वो जो पहले वाली तहरीक थी उसमें और इसमें अभी बड़ा 2007 वाली तक आने में बड़ा फर्क है। नहीं हो सकता जी हाँ, बहुत फर्क है अभी। ठीक, राइट। इमरान, वेरी ब्रीफ। इसमें मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले इत्तला आई है, लेकिन क्योंकि हम इसको रिपोर्ट नहीं करते तो मैं इतना आपको बता देता हूं कि जो आज सारा दिन सोशल मीडिया पे चलता रहा और लोग बगले बजाते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इजलास में। अच्छा। वो जो लोग खुशियां मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वकला का जहां तक देखें, जो बड़े चेहरे हैं वकला के, जो बड़ी शक्लें हैं, जो तहरीक को बना के उसको लीड करके उसको चलाने वाले हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए और ना अभी तक इसको एनर्जी मिली है। फिर इसको पैसा भी बहुत सारा चाहिए होगा, पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन नहीं है हुकूमत के लिए। नहीं, टेंशन अभी तक नहीं है, लेकिन अभी भी हो सकती है। मेरा अपना ये मानना था कि हुकूमत को जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने में इंतहा की कॉशन और इंतहा की रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। भट्टी साहब एक सेकंड, लेकिन जुमला कंप्लीट कर लेना। अच्छा। लेकिन अगर किसी के खिलाफ हुकूमत भेज देती है तो उसको जवाब भी दे देना चाहिए। आई एम अ सकर फॉर रूल्स, ऐसे कि हर एक को जवाब देना चाहिए। इस मुल्क को फ्री फॉर ऑल ना बनाएं कि सियासतदान को प्यार तो जमहूरियत खतरे में, जज साहब पे आए तो अदलिया खतरे में, 2007 वाला मामला नहीं, आपको साफत खतरे में। कोई नहीं, लीगल काम है, इसमें कोई मार्शल परवेज मुशर्रफ भी नहीं बैठा हुआ और वैसे उन्होंने काम से भी नहीं रोका कि रुक जाओ, कोई पाबंदी भी नहीं। अदलिया का मामला अदलिया ने हल करना है और कोई जज इस मुल्क से, इस आइन से, इस कानून से बड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।